A very good morning to all. I welcome you again in our SD online classes. As you know that we are discussing on lesson number 15th some natural phenomena. हम इसमें कुछ नेचुरल जो फिनोमेना होते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि लाइटनिंग क्या होती है और कैसे होती है। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, उससे हम कैसे बच सकते हैं इसके विषय में हमने डिस्कस किया था। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो लाइटनिंग होती है या थंडर स्टॉर्म जो होता है, ये जनरली जब होता है तो इससे पहले हमारे को हमारा जो मौसम विभाग है वो हमें अलर्ट कर देता है कि आज हमें क्या देखने को मिलेगा। बारिश हो सकती है, उसके साथ में कहीं लाइटनिंग हो सकती है और कहीं इस प्रकार से गरजने के साथ बारिश के वगैरह भी हो सकती है। तो हमें उस दौरान में अपने आप को प्रोटेक्ट करने का समय मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना इस अर्थ के ऊपर होते हैं जिससे बचना अभी तक हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जिस प्रकार से उसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी उसको फिनोमेना को डिटेक्ट नहीं कर पाते। जैसे हमारा मौसम विभाग लाइटनिंग को, थंडर स्टॉर्म को, वेदर को, इसको डिटेक्ट कर देता है, परंतु कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिसको हम अभी तक 100% डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। इसमें से एक है दैट इज़ नोन एज अर्थक्वेक। तो ये जो अर्थक्वेक होता है ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसके विषय में अभी भी स्टडी चल रही है। स्टडी इन दैट सेंस कि भी ये कब आएगा इसके विषय में कोई कुछ नहीं बता पाया है अभी तक। और अगर देखा जाए तो एक ब्रॉड एरिया में अगर समझा जाए तो ये अर्थक्वेक अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं कभी ना कभी आते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि भाई सभी अर्थक्वेक जो होते हैं वो थोड़े से मतलब सभी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ एक अर्थक्वेक ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी के होते हैं, जो कि हमें बहुत भारी नुकसान भी कर जाते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग ये आया था 26 जनवरी 2001 में, एक जो कि भुज में यानी गुजरात में भुज जो जगह है वहाँ पर आया था। बहुत ही हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, जिसमें काफ़ी बहुत बड़े स्केल के ऊपर डिस्ट्रक्शन हुआ था। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे जम्मू कश्मीर के एरिया में तो मोस्टली आते ही रहते हैं, जिसमें 2005 का जो भूकंप है वो थोड़ा सा काफ़ी तेज़ था, जो कि उरी सेक्टर में काफ़ी उसने नुकसान किया था। तो बात ये आती है कि इसको प्रिडिक्शन तो इसको नहीं कर सकते हम, कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई कब आने वाला है और क्या उसका रीज़न हो सकता है या वो कितनी इंटेंसिटी का है। लेकिन अब बात ये आती है जब इसके ऊपर स्टडी करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये आता क्यों है। हम इसके पीछे का कारण फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भूकंप आता किस लिए है, इसको समझने से पहले हमें इसकी अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा कि हमारी जो अर्थ है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और उसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये भूकंप आते हैं। तो देखिए आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो हमारी अर्थ है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और जिसको अगर हम एक तरह से काट कर देखते हैं तो ये बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। इन लेयर्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे आप देखोगे बीच में येलो पार्ट है, वो हमारा सबसे सेंटर का पार्ट है, जिसको हम कोर बोलते हैं या इनर कोर बोलते हैं, ये कि वो बिल्कुल ही सेंटर के अंदर मौजूद है। ये एक प्रकार से माना जाता है कि एक किसी हैवी मेटल का बना हुआ है और सॉलिड पार्ट है। उसके बाद अगर हम थोड़े से और ऊपर की तरफ आते हैं तो इसमें देखिए ऑरेंज रेड कलर में आपको दिखा रखा है। रेड कलर में जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं आउटर कोर, और उसके बाद ये बाहर जो ऑरेंज शेप में दिखा हुआ है, ऑरेंज शेप में जो है दिस इज़ नोन एज मेंटल। और मेंटल के जो बाहर है बिल्कुल बाउंड्री लाइन, बिल्कुल पतली सी बाउंड्री लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, दैट इज़ नोन एज क्रस्ट, और जिसको हम कह सकते हैं हमारा अर्थ का सरफेस जिसके ऊपर हम रहते हैं। और इसी क्रस्ट के ऊपर ही अप्स एंड डाउन्स मिलते हैं, कहीं घाटियाँ मिलती हैं, कहीं वैली मिलती हैं और कहीं जो माउंटेन्स मिलती हैं। तो ये इसी अर्थ क्रस्ट के ऊपर ही। अब ये जो हमारा जो अर्थ क्रस्ट है ये जो है ये एक तरह से
यूँ समझ लीजिए जैसे कि पानी के अंदर कोई बोट तैरती है, इस प्रकार से जो ऊपर वाला सरफेस है ये तैर रहा है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मेंटल जो होता है, मेंटल लेयर जो है ये एक लिक्विड मोल्टन स्टेट में है। यहाँ पर रॉक्स कैसी मिलती हैं? मोल्टन स्टेट में मिलती हैं। और केवल जो सॉलिड पोर्शन है वो हमारा ऊपर वाला दैट इज़ अर्थ क्रस्ट, और जो कि ठंडा है अभी, और जिसमें हम रिजाइड करते हैं। अगर हम गहराई में जाएं तो जो मोल्टन स्टेट में मिलता है ये जो हमारा कौन सा है, जिसको हमने क्या नाम बताया था? मेंटल लेयर। मेंटल लेयर एक तरह है पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में है, और क्रस्ट जो है उसके ऊपर एक तरह सॉलिड के फॉर्म में तैर रहा है। और क्या होता है जब ये हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, यानी कि ऊपर वाला जो लेवल है, ये पीसीज में बटा हुआ है। किस में बटा हुआ है? पीसीज में, टुकड़ों में बटा हुआ है। यदि हम इसको इस प्रकार से देखें तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से इसके टुकड़े हैं, और ये ऐसे इस प्रकार से, जैसे फुटबॉल होता है ना, उसमें कई अलग अलग वो मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि एक पूरी स्फेरिकल बॉल ना होकर कुछ टुकड़े जो आपस में जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। इन जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनको हम बोलते हैं प्लेट्स, जो कि हमारी अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन करती हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसके नीचे का जो अंदर का जो एरिया है वो कैसा है? लिक्विड है, और ये क्या है? सॉलिड है। और इस प्रकार से इसके अंदर क्रैक्स हैं, और ये क्रैक्स होने के जब ये, इसका मतलब क्या हुआ? इस लिक्विड के ऊपर ये भी, और ये प्लेट इस प्रकार ये सभी तैर रही है। ये क्या कर रही हैं? उसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर तैर रही है। अभी तैर रही है तो क्या है कि जैसे सपोज करिए दो जहाज हमने आसपास साथ इकट्ठे खड़े कर दिए, कोई लहर आती है या किसी वजह से कोई हलचल होती है, तो आप देखेंगे कि वो आपस में कभी एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस प्रकार से जैसे जैसे वेव्स होती हैं वैसे ही वो ऊपर नीचे मूव करने लग जाती हैं। तो क्या होता है, इसको इस प्रकार से देखेंगे, जब ये हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं इस एरिया को, तो हमारे को ये इस प्रकार से हमारे को नजर आती है। एक ये प्लेट हो गई और दूसरी प्लेट ये होगी, नंबर 1 और नंबर 2। अब क्या है कि कुछ किसी कारण से कोई डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस से इनके अंदर मूवमेंट हो जाती है। अब ये मूवमेंट होगी तो क्या होगा? अब ये यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल नज़दीक थे, और यहाँ जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसके अंदर कोई मूवमेंट हुई, और सपोज करिए इसने कहीं ये इस प्रकार से अटक गया, और क्या हुआ? मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? इस ये मूव कर रहा है इस तरफ में, और ये मूव कर रहा है इस तरफ में, और ये कहीं किसी कारण से किसी पॉइंट पर अटक गया। और जब ये मूवमेंट प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और ये क्या है कि झटके से जब निकलता है, तो उस टाइम में क्या क्रिएट होती हैं? वेव्स क्रिएट होती हैं। अब वो जो वेव्स क्रिएट होती हैं, वो वेव्स ही क्या हमारे अर्थ के ऊपर क्या लाती हैं? अर्थक्वेक लाती हैं। इसकी वजह से अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के अंदर भी इस प्रकार से लहरें उठने लग जाती हैं। जो क्रस्ट है वो भी इस प्रकार से लहरें उठने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी धरती जो है वो इस प्रकार से मूव करती नज़र आती है, हिलते हुए, सब कुछ इस प्रकार से हिलता हुआ नज़र आता है। क्यों? क्योंकि इसने जो क्या किया, जो एकदम झटके से निकला, तो इसने यहाँ पर एक वेव्स क्रिएट करी जो कि इस प्रकार से अपने चारों तरफ फैल जाती है, और वो क्या है, धीरे धीरे फैल के एक बड़े एरिया के अंदर वो इस प्रकार से डिस्टरबेंस क्रिएट कर देती है। अब ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। मेजरली अगर देखा जाए तो 7 मेजर प्लेट्स हैं, बाकी और भी इससे ज़्यादा छोटी मोटी प्लेट्स हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडियन जो प्लेट है ये एक अलग प्लेट है, और बाकी जो दूसरी प्लेट्स हैं वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। जैसे अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारा जो इंडिया का मैप है, आपने देखा ही होगा, इंडिया का मैप है इस प्रकार से।
और यदि हम वर्ल्ड की बात करें तो इससे बड़ा है। तो ये एक अलग प्लेट है हमारी, जो कि बाकी आगे बहुत बड़ी है, और ये इस एरिया में इस प्रकार से एक प्लेट है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो भूकंप आते हैं मेनली कहाँ पर आते हैं, जब जहाँ पर दो प्लेट आपस में मिलती है, जहाँ पर दो प्लेट आपस में मिलेंगे वहीं तो स्पेस होगा, वहीं तो रगड़ लगेगी। तो क्या होता है कि इसमें जब भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई हलचल होती है और वो झटके के साथ रिलीज होती है, तो एक जो वेव्स डेवलप होती है जिसकी वजह से भूकंप आता है। आपने नोटिस किया होगा कि जनरली ये जो एरिया है ये हमारा सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित रहता है। ये सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित रहता है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पर मौजूद है, प्लेट्स के कॉर्नर के ऊपर मौजूद है। तो प्लेट्स के कॉर्नर पे ही भूकंप आने की संभावना की जो है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। जो अगर हम इसको डायग्रामेटिकल देखिए, आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, इसमें देखिए उसमें क्या है, दो प्लेट्स लगी हुई हैं जो एकदम से जब झटके के साथ या मूवमेंट करेंगी या किसी भी कारण से कोई झटका क्रिएट होगा तो क्या होगा, उसके अंदर वेव्स क्रिएट होंगी और वो वेव्स क्या करेंगी, अर्थक्वेक ले आती हैं। इसी प्रकार से जो पूरे अर्थ के ऊपर ये लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी एक लाइन है। लाइन इन दैट सेंस की भी एरिया है जो कि प्लेट्स के चारों तरफ होता है, जहाँ पर कि मेजरली जो अर्थक्वेक आते हैं। इसके अलावा एक्सेप्शन भी मिलते हैं, जैसे कुछ भूकंप कई बार ऐसी जगह में भी आता है जहाँ पर कि प्लेट का कोई वो नहीं होता लेकिन फिर भी भूकंप आ जाता है। वो उसके भी पीछे क्या रीज़न है, उसके ऊपर भी ये अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर ही है जिसकी वजह से कई जगह भूकंप आए थे। लेकिन मेनली कहाँ आते हैं भूकंप आते हैं इन्हीं प्लेट एरिया के बाउंड्रीज के ऊपर। जहाँ पर ये बाउंड्रीज लगती है दो प्लेटों की, वहीं पर ही भूकंप आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। अब देखिए आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, इसमें देखिए आप उसमें हमने उसको वेव को दिखाया गया है कहाँ से ओरिजिन हो रही है। अब अर्थ क्रस्ट की जो लेयर है काफ़ी मोटी है, उसमें जहाँ से भी ये ओरिजिन होता है उसको हम एक स्पेशल पॉइंट कहते हैं जिसको हम बोलते हैं फोकस, यानी कि वहीं पर ही क्या था, इसका स्टार्टिंग पॉइंट था किसका, भूकंप का। और वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल उसके सीध में 90 डिग्री एंगल के ऊपर अर्थ के सरफेस के ऊपर जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं उसको, एपिसेंटर। और इसी प्रकार इसके अंदर कुछ और टर्म्स आती हैं, दैट इज ये जो फोकस जहाँ से कि ये वेव स्टार्ट हुई। अब इन वेव्स को भी हमने स्पेशल नाम दिया है, दीज आर नोन एज सिस्मिक वेव्स। क्या कहलाती हैं ये, सिस्मिक वेव्स कहलाती हैं। और जहाँ से शुरू होती है वो फोकस है और उसके बिल्कुल ठीक ऊपर जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जो ये पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। एपिसेंटर में जो होता है सबसे ज़्यादा नुकसान की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है, जिस वजह से यहाँ पर नुकसान की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर ये भूकंप अर्थ के ऊपर आता है यानी कि लैंड एरिया में आता है तो क्या होता है, लैंड के अंदर जो वहाँ के जो क्रिएशंस हैं उसको एक नुकसान करता है। यदि ये भूकंप कहाँ आ जाए, समुद्र के अंदर आ जाए, तो वहाँ पर ये और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मेजर बन जाता है। जैसे कि एक अंडमान निकोबार के आसपास भूकंप आया था जिसकी वजह से क्या हुआ था, समुद्र के अंदर बहुत ही ऊंची लहरें 10 से 20, 25, 30, 50 फीट ऊंची लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं जिनको हम नाम देते हैं सुनामी का। यानी कि समुद्र के अंदर अगर भूकंप आ जाए तो उससे क्या क्रिएट हो जाती हैं, वो पानी की जो लहरें हैं वो वेव्स काफ़ी ऊंची उठने लग जाती हैं जो कि सुनामी का कारण बनती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया मतलब जो हमारे कहाँ समुद्र और सी और लैंड जो दोनों जहाँ मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। अब इस कोस्टल एरिया के अंदर काफ़ी ऊंची लहरें उठती हैं और क्या करती हैं, वो आके कहाँ जाती हैं, तट से लगती हैं। तो क्या होता है, वहाँ के जो लंबा बड़ा सा एरिया है उसको वो क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस प्रकार अर्थक्वेक जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
हम इसको समय से पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। इसके लिए अभी भी अनुसंधान चल रहे हैं, जो कि आगे जाके हो सकता है हम इसमें कामयाब हो जाएं। आज के लिए इतना ही। कल हम इसके विषय में पढ़ेंगे कि ये कौन सी वेव्स होती हैं, इनको जैसे कि हमने बताया सिस्मिक वेव्स, और इनको हम कैसे मेजर करते हैं, यूज़ करते हैं, और अगर भूकंप आता है तो उस दौरान में हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।